Hey there, this is Pransh Verma और let's get start our next lecture on mechanical properties of solid. Okay, और जैसा कि आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, बेसिकली यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर चैप्टर. ओके, हाँ बेसिकली ओके. सो अब आपके जो चैप्टर में टॉपिक हैं जैसे कि थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन और आपका पॉइजन्स रेशियो. ओके, और एक और है एनर्जी स्टोर इनसाइड अ स्ट्रेस्ड रॉड और आप कुछ भी बोलो उसको बाहर. ओके, सो उसमें से एक टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में बस है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ये बच रहा है आपके सिलेबस में टॉपिक बेसिकली. और उसके अलावा मतलब मैं बोलूँ कि वो भी नहीं है क्योंकि ये भी कंपटीशन का टॉपिक है पहले से ही. ओके, उसके अलावा पॉइजन्स रेशियो हटा दिया गया है. उसके अलावा आपके जो सिलेबस में है स्ट्रेस्ड जो बार के अंदर जो एनर्जी है वो उसका डेरिवेशन था एक, वो हटा दिया गया. सो अब हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो सिलेबस में नहीं है. आज का लेक्चर इस पे होगा आपका थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, और फिर हम एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ स्ट्रेच्ड बार पे देखेंगे एक डेरिवेशन, छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे, उसका क्या आएगा, हाफ स्ट्रेस इज स्ट्रेन आएगा. और फिर देखेंगे यदि टाइम मिला तो पॉइजन्स रेशियो का डेरिवेशन सॉल्व कर देंगे. नहीं तो आज मैं उसका फंडा बता दूंगा, कम से कम इतना तो होगा ज़रूर. और नेक्स्ट लेक्चर में, या एक काम करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ही पूरा पॉइजन रेशियो नाम से भेजता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पॉइजन रेशियो के भी ऊपर होगा, उसका पूरा का पूरा एक डेरिवेशन हम आपको सुपुर्द कर देंगे. ओके, उसके अलावा एक टॉपिक और है, मैं उसकी बात कर दूँ, एप्लीकेशन या बोलो बिहेवियर ऑफ इलास्टिसिटी बाय शोन बाय द मटेरियल्स. तो वो शुरुआत से इम्पोर्टेंट नहीं है, इट वाज जस्ट द थिंग कि उसको सिलेबस में डाला हुआ था. ओके, बट इट वाजंट इम्पोर्टेंट एट ऑल, पहले से ही नहीं था वो, और उसका क्वेश्चन कहीं पूछा भी नहीं जाता और अपन लोगों को बताना भी नहीं है. तो बेसिकली मैं उस टॉपिक को कराऊंगा ही नहीं क्योंकि वो सिलेबस से भी जा चुका है और पहले से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बोर्ड में भी नहीं आएगा. बोर्ड में ही आता था, बोर्ड में आएगा नहीं, तो वाई आई डू दिस. ओके, कॉम्पिटिशन में कोई पूछने वाला नहीं है, तो उस टॉपिक को हम हटाएंगे और केवल 2 लेक्चर बनेंगे जिसमें अपन लोग थ्योरी पे पूरा कंसंट्रेशन करके और कमांड कर लेंगे इस चैप्टर की सारी थ्योरी ख़त्म. और उसके बाद 2 लेक्चर होंगे न्यूमेरिकल के, आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, देन 2 न्यूमेरिकल और हैं, 2 लेक्चर और हैं जिसमें आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को एंड पाएंगे. मतलब 4 लेक्चर, 4 8 लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में. ओके, सो आपका एकदम बेस्ट चैप्टर हो जाएगा ये. आसान चैप्टर तो वैसे भी है. ओके, सो आप लोग स्टार्ट हो जाइए और टॉपिक का नाम डालिए, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस. ओके, और स्ट्रेन भी डाल लो, दोनों एक साथ चलेगी, थर्मल स्ट्रेन. ठीक है, ओके. देखो जरा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है. ओके, क्या हुआ, ओके, हमने इंजीनियर्स ने बेसिकली, तो मैंने, आई एम इंजीनियर, आई कैन से दिस, मैंने एक क्या बोले, बीम बोल सकता हूँ मैं, बीम इसको. ओके, बीम है एक कुछ भी बोल दो, कॉलम बोल दो, बीम है. वैसे तो बेसिकली ऐसे हॉरिजॉन्टल में बीम होता है, वर्टिकल में कॉलम होता है. सो आपके घरों में भी होता है ना, आप जनरली उनको बीम बोल देते हो, कॉलम्स को कॉलम होते हैं. ओके ओके, सो जो आपकी स्लैब में होता है ना ऊपर, लेंटर जिसको बोलते हैं आप लोग जनरल लैंग्वेज में, एक्चुअली वो स्लैब होता है, तो उसमें जो पड़ता है उसको बोलते हैं. सो एक्चुअली क्या हुआ होगा, किसी इंजीनियर ने सोचा होगा ये कांड. ओके, क्या सोचा होगा, देखो ध्यान से. उसने क्या करा, दोनों तरफ से उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, समझ में, फिक्स कर दिया. ये लोहे की रोड है. ओके, यहाँ पे वो स्प्रिट लैंप लेके आया जो आपके लैब्स में मिलता है, स्प्रिट लैंप. ओके, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छी फिगर बनाने की, लेकिन कभी बनती नहीं है. ठीक है, इसमें स्प्रिट डाली, यहाँ पे उसकी नोच होती है शायद कुछ ऐसा, और उसको फूंक दिया, उसमें लगा दी आग लगा दी, तो फ्लेम है ये, कोई वो नहीं है. ठीक है,
सर इसमें से वो निकल रहा है। तो ये फ्लेम है, फ्लेम की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट आएगी। क्या आएगी? हीट आएगी। हीट से क्या आएगा, क्या आएगी? हीट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, हीट से क्या आएगा, इसके पास टेम्परेचर आएगा, मे बी और नॉट, टेम्परेचर गेन करेगी ये। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूं जो आप 10th या 9th क्लास, 10th में बेसिकली या 9th में पढ़े होंगे ज़रूर, और यदि नहीं पढ़े हैं, आप फॉरगेट कर चुके हैं, भूल चुके हैं, बहुत टाइम हो गया सर, इट वाज अ लॉन्ग टाइम एगो, ओके, वंस अपॉन ए टाइम फार फार अवे, है ना, एक रानी थी एक राजा था, उस टाइम पे हमने पढ़ा था। तो ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ, तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। हाँ, जब हम हीट देते हैं तो मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर इज व्हाट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर क्या बोल रहे हो, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, अभी आपका चैप्टर अभी चला नहीं है ना, आप पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ये पढ़ोगे। ओके, मान लो अभी मान लो। ओके, सो टेम्परेचर देने से क्या होगा, मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। इफ मॉलिक्यूल्स विल गो दूर एक दूसरे से, देन द मटेरियल विल गेट एक्सपेंडेड। ठीक है, मटेरियल क्या होगा, फैलेगा, इंक्रीज करेगा, अपनी लेंथ को बढ़ाएगा। सर ये तो डायरेक्ट बोल देते तो हम समझते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते ना क्यों होता है ऐसा, व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है ऐसा। कभी सोचो कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं वो एक्सपेंड करता है, वो इंक्रीज हो जाता है, फैलता है। व्हाई दिस हैपेंस, यू डोंट नो दिस थिंग, बट यू शुड नो दिस थिंग। ओके, सो ओके, अब आप जान पाएंगे आगे आने वाले लेक्चरों में। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दिया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जैसा टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना वो डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू दैट डिक्रीमेंट ऑफ दिस दैट थिंग। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच बॉडी इंक्रीज होती है, मटेरियल इंक्रीज होता है, तो एक्सपेंड करता है। दिस इज एन एक्सपेंशन, this is an increment in the length of the material or the rod or the beam, whatever you are taking here. Okay, if there is an expansion, there is an elongation in the length, then what should be there, there should be a strain, यदि कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, if there is a change in the length of the body, then there should be a strain. What will be the strain? Strain will be the delta L upon L. Delta L upon L. What is the delta L? What is the L? अब देखो कंसेप्ट आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे होगा। अब ध्यान से सुनो क्या क्या होगा। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये टाइम पास था, ये जो केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करने था, इसको भी हटाओ। ओके, चलो अब देखो, सोचो जरा, सोचो क्या होता यदि ये फिक्स सपोर्ट ना होता, तो क्या होता। आप इसमें आग देते, हीट देते, और ये हीट से क्या हो जाता, ये फैल जाता, थोड़ा सा लंबा हो जाता, दोनों तरफ से होता बेसिकली, है ना। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता इसकी जो लेंथ है वो L प्लस डेल्टा L हो गई, बट राइट नाउ L थी। ओके, यदि मैं इसको फ्री करके ये हीट दूँ, इफ आई एम गिविंग दैट हीट, ओके, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T था, आई विल गिव देम अ टेम्परेचर डेल्टा T। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, समझो, मैंने इसको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स सपोर्ट। ड्यू टू दिस फिक्स सपोर्ट, द इंक्रीमेंट दैट शुड कम व्हेन इट इज फ्री, दैट शुड कम डेल्टा L, इट शुड बिकम, but due to this fixed support it can't be happened. Okay, it can't be happened. मतलब अभी देखो, सोचो जरा, मेरी जो बार है, मेरा जो बीम है, वो जो भी है, वो फैलना चाह रहा है, it want to increase its length, but it can't because of these fixed support. What they are doing, just think about it. They are applying a normal reaction force.
they are applying a normal reaction force to the rod to make it compressed. ठीक है, to be in limit, L लेंथ में रहने के लिए, लिमिट में रहने के लिए, जितनी लेंथ है उतनी ही रहे। ये फैलना चाह रहा है लेकिन इसको फैलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब यहां पे कौन सा स्ट्रेस आ रहा है? थिंक अबाउट इट। द स्ट्रेस इज right now compressive. If I give heat to it, so right now this will be compressive stress. This will be compressive stress. Okay. और उसकी वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है वो कौन सा होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसको होना चाहिए था कितना? डेल्टा एल, लेकिन इट स्टिल डेल्टा एल नहीं है, ये एल है, एल हुई है, अपनी लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाई। ओके, चेंज नहीं कर पाई। इट वांट टू चेंज बट इट कांट चेंज, ये चेंज नहीं कर पाई। सो डेल्टा एल जो चेंज आना था अपॉन और इनिशियल लेंथ, वो तो एल ही थी, वो तो चेंज नहीं हुई ना। दिस इज द थर्मल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। समझ में आया? इंक्रीमेंट होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? डेल एल, लेकिन हुआ नहीं। होना तो चाहिए था ना, हुआ नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। So in that case there will be a stress. The stress will be thermal stress. और strain जो होगा वो thermal strain होगा। Okay? यदि आप यहाँ पे heat दे रहे हो तो stress will be compressive type. Okay? And यदि आप इसको ठंडा करो तो क्या होगा? ठंडा करोगे तो क्या होगा? ठंडा करोगे, इससे हीट इंजेक्ट करोगे, यहाँ से हीट निकाल लो, यहाँ से हीट निकाल लो, क्या होगा? ये compress करेगा। क्यों? Because of less heat, the temperature is less. What is the meaning of temperature? The average kinetic energy of the molecules. That means the average kinetic energy of the molecule is decreasing. The average kinetic energy of the molecule is decreasing. So molecules get closer, closer, closer. पास आओ ना, ठीक है, मेरी सांसों में समझ आओ, पास आओ ना। तो molecules will get closer, 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 और close हो रहे हैं तो material get shrink, क्योंकि मटेरियल किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तो मटेरियल भी क्लोज होगा, अपनी साइज को श्रिंक करेगा। और यदि मैं उस कंडीशन में ये फिक्स सपोर्ट लगा के रखूं तो मटेरियल आना चाह रहा है अंदर, लेकिन ये फिक्स सपोर्ट उसको आने नहीं दे रहा। उस टाइम पे क्या कर रहा है ये? उस टाइम पे इसको ये खींच रहा है बाहर की तरफ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है। उस कंडीशन में टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया, ठीक। अरे यार अब तो समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरी स्पीड कम करना, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे उस यूट्यूब में ऊपर होता है, स्पीड चेक करना, उसमें कम करना स्पीड में, ऐसे करके बोलूँगा और आपको फिर से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से भाई मेरे को मैसेज कर देना। आपका दिमाग फिर जंग लग गया है इसमें, पहले मैं उस जंग को साफ करूँगा, ठीक है, फिर आएगा। तो हाँ, थर्मल स्ट्रेन हम जान चुके हैं, दैट विल बी डेल्टा एल अपॉन एल, दैट विल बी ETH हो गया। नहीं, जस्ट टॉक अबाउट द थर्मल स्ट्रेस, व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस, जिसके बारे में सोचना ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो थर्मल स्ट्रेस के बारे में सोचने से पहले, ठीक है, पहले डेल्टा एल के बारे में बात कर लें, स्ट्रेस के बारे में भी देख लेंगे। अच्छा चलो देखो, थर्मल स्ट्रेस कितना होगा ये बताओ, क्या होगा? इतना होगा क्या? बोलो भाई। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू गामा, लॉन्गिट्यूडनल है यहाँ पे तो गामा ले लिया। तो ETH कम्स इक्वल टू गामा डेल एल अपॉन एल। ओके, राइट नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डेल एल, कि कितना चेंज आएगा ये हमें नहीं पता है। सो हम जाते हैं थर्मल में, थर्मोडाइनमिक्स में। ओके, और थर्मोडाइनमिक्स से हम एक फॉर्मूला लेके आते हैं। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं बाय टेम्परेचर डेल्टा T, ओके, इफ आई डू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय डेल्टा T, ओके, ऑफ लेंथ L, so the change in the length is equal to L alpha delta T. What is alpha? Alpha is equal to coefficient of linear heat expansion, or you can say linear coefficient of heat expansion, whatever you want to say, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है।
ओके ठीक। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर हीट एक्सपेंशन, मतलब यदि किसी चीज़ की, किसी बॉडी की लाइन में, लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो एट दैट मोमेंट द, आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू में निकाल सकते हैं, चेंज इन द लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर, that is called alpha. Okay, if I do increase 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature change, okay, याद रखना चेंज इन टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस है तो वो 1 केल्विन के इक्वल भी है, याद रखना ये चीज़। लेकिन चेंज केवल, ओनली चेंज, नॉट द टेम्परेचर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये ट्रिक है, ये एक छोटी सी लिटिल सी ट्रिक है, लेकिन लिटिल सी भी बहुत बड़ी टाइम बचा सकती है आप लोगों को। ओके, कि जब भी चेंज आए तो चेंज 1 डिग्री सेल्सियस है तो वो 1 केल्विन रख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। लेकिन चेंज टेम्परेचर नहीं। अब बच्चे गलती कर देते हैं, टेम्परेचर रख देते हैं, मेरे को आके बोलते हैं सर गलत आंसर आ रहा है, आपने नहीं बोला था, आप नहीं करा। भाई मैं बोला था टेम्परेचर को, मैं चेंज नहीं बोला, सॉरी उल्टा हो गया, मैंने बोला चेंज इन टेम्परेचर को, टेम्परेचर को नहीं बोला, आप उल्टा कर देते हो, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। ओके सो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज किया मैंने किसी बॉडी का, और उस बॉडी की जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी, तो जो चेंज उसकी लेंथ में है ना वो उसका अल्फा होता है, दैट इज द अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर हीट एक्सपेंशन। इसके बारे में हम बहुत डीप में स्टडी करेंगे एक चैप्टर के बाद, फ्लूइड के बाद। ओके सो मतलब सो मत उठ जाओ, सो ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, पुट द वैल्यू हियर, पुट द वैल्यू अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ऑल है। ओके सो एल एल कट गया और यू गेट द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी, गामा अल्फा डेल्टा टी। एंड इफ यू want to find the value of ETH, so you'll get the value of ETH also. ETH will come equal to actually alpha delta t, L कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया? अब जरा देख लो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, सब कुछ देख लो वैसे तो ठीक है, कुछ छोड़ो मत क्योंकि ये नेसेसरी चीज़ है। जरा फोर्स देखो, यहाँ पे फोर्स कितना जनरेट हो रहा होगा, थर्मल फोर्स, ठीक है, द फोर्स exerted by the walls on the beam, rod, bar और जो भी हो बोलो, ठीक है, कितना होगा फोर्स? ये क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। फोर्स सब कुछ दे दिया, बच्चे ज़्यादातर स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में सोचा नहीं, टीचर ने भी बताया नहीं क्योंकि आता नहीं, लेकिन मेंस तो मेंस है ना, जेई तो जेई है, वो पूछ लिया फोर्स क्या होगा, बच्चे गोल, जिसने दिमाग लगा लिया उसका आंसर आ गया, जिसने थोड़ा सा सोच लिया, जिसने थिंकिंग की थी उसने आंसर दे दिया, जिसने नहीं की थी, जिसने रट के गया था वो गया, डब्बा गोल। जरा फोर्स देखो, फोर्स क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। द फोर्स अप्लाइड बाय दीज वॉल्स इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स। एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन का थल्लो क्या हो जाएगा? सिग्मा की वैल्यू क्या है? गामा अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, दिस विल बी द थर्मल फोर्स। सोचो भला, सोचो जरा कि प्रांशु सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखो यार मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपको ले जाता हूँ अंदर से, ठीक है? क्लियर हुआ क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस आया क्यों? क्योंकि हमने हीट करा, हीट से एक्सपेंशन होता है, हीट किया तो एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ तो चीज़ें आ गई, स्ट्रेस भी आ गया। फ़ोन आया, पोज मारना पड़ गया, मैंने सोचा कि हटा ही दूँ क्योंकि आपने कर तो लिया ही था सब कुछ, मैं गीत गा रहा था, ठीक है? तो देखो अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, कि TH सिग्मा का फॉर्मूला हमारा गामा अल्फा डेल्टा टी, ETH का हमारा जो फॉर्मूला था वो गामा डेल्टा टी, ओके, और जो हमारा फॉर्मूला फोर्स का आया वो आया गामा अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। ओके सो इन फॉर्मूला में
हम लोगों ने 3 फॉर्मूले नहीं पढ़ दिए, अलग से पढ़ लिया, अभी तो 2-3 और पढ़ने हैं आपको, अभी तो पढ़ने हैं यार, कब तक ज़िंदगी जब तक है तब तक पढ़ते रहो। मैं भी देखो अभी भी पढ़ता रहता हूँ यार, मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अभी थोड़ा सा अच्छे से डीप में जा रहा हूँ, मैं नॉलेज लेना चाह रहा हूँ उससे। ओके, मैं लेता रहता हूँ ऐसी चीज़ों की नॉलेज, ताकि आपको मैं बेटर से बेटर नॉलेज और दे सकूँ, मतलब हर चीज़ के बारे में मैं अच्छी एक्सप्लेनेशन आपके लिए और अच्छी कर सकूँ। ओके, सो तो अपन लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे फिलहाल तो, ठीक है, आगे करेंगे बाद में। सो द क्वेश्चन सेट कि एक मटेरियल जिसका गामा दिया है, ओके, के दिया है बेडू 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Okay, there is a material of gamma equal to 1 × 10⁻11 Newton per meter square is undergoing to the thermal stress. Okay, thermal expansion basically due to the fixed support it can't get expanded. Okay, बढ़ नहीं पा रही है वो, increase नहीं कर पा रहा। So if the thermal stress the produced inside the body due to the change of temperature 5 degree Celsius is okay, तो ETH दिया है और डेल्टा T दिया है। ETH दिया है आपको 2 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेल्टा T दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर दिया है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन, दैट मींस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? ओके, यू नो द वैल्यू ऑफ ETH। व्हाट इज द वैल्यू? L गामा अल्फा डेल्टा T। मेरे से ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि सर हम फॉर्मूले लगाना नहीं कर पाते। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम विद अस दैट वी कांट अप्लाई द फॉर्मूला एक्चुअली। ओके, वी गेट कंफ्यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला लगाएं यार, इस फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला। सो आपको देखो उल्टा सोचना होता है, जिनके लिए ये प्रॉब्लम आती है ना कि विच फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड। ओके, सो आप उल्टा सोचो, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं इससे रिलेटेड सबको देखो। ओके, कंपेयर करो इन क्वांटिटीज़ के साथ क्या गिवन है, फिर छांटो उसमें से, उसको फिल्टर करो, दिमाग में फिल्टर करना है ये सब चीज़। धीरे धीरे पहले पेज पे करो फिल्टर, कॉपी के पेज पे करो, ठीक है। 10 फॉर्मूले हैं अल्फा से रिलेटेड। ओके, एल अल्फा डेल्टा टी, गामा अल्फा डेल्टा टी, गामा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, और अल्फा डेल्टा टी, जो भी जितने भी सारे फॉर्मूले याद आ रहे हैं सबको, फिर इनमें से फिल्टर करो कौन कौन सी चीज़ है मेरे पास, ये है ये है ये वाला फॉर्मूला लग सकता है बेस्ट, लगा के देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ और सोचो फिर, ठीक है। इस तरीके से करोगे, पहले कॉपी पे लिखोगे, फिर इतना प्रैक्टिस बन जाएगा कि दिमाग में कर पाओगे ये सब काम, ठीक। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। यदि आप बोलो कि सर मेरे को बस ज्ञान चाहिए आज के आज सब कुछ, ठीक है, सारी नॉलेज सर आज भर दो, मेरा दिमाग खोल के बैठा हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। देखो मैंने 5 रख दिया, क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन। करके देख लो यार, करके देख लो, कुछ भी कर लो आप। मैं जो बोल दिया वो बोल दिया, चेंज इन टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर मत रख देना बस, नहीं तो मुझे गाली खिलाओगे आप, क्योंकि आप तो बोल दोगे प्रांशु सर ने बोला था, प्रांशु सर समझाते रह जाएंगे कि नहीं भाई साहब मैंने ये बोला था आपको, ठीक है, और आप तो बोलोगे नहीं नहीं सर आपने ये नहीं बोला था, सर ये बोला था सर। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं। ओके, दिस इज अल्फा, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, चाहे पर डिग्री सेल्सियस रख लो या पर डिग्री पर केल्विन दे दो, पर केल्विन 0.4 × 10⁻⁻2 पर केल्विन, पर केल्विन होगी, मीटर पर केल्विन नहीं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, पर केल्विन। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के साथ? कुछ भी नहीं है यार, फॉर्मूला लगाया आंसर दिया, हड़प, अरे सिंपल क्वेश्चन दिया। देखो अब देखते हैं एक फॉर्मूला और एकमात्र डेरिवेशन इन विच देयर इज अ इंटीग्रेशन कम्स। ओके, देयर विल बी एन इंटीग्रेशन के लिए पेटियां बांध के रख लो, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, ग्रेविटेशन में लगातार 2 चैप्टर्स में हमने इंटीग्रेशन किया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को कैसे छोड़ दें, कुछ ना कुछ तो इसमें भी करेंगे। इंटीग्रेशन तो देखो क्वेश्चन में जो जरूर आता है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन में कहीं नहीं आया था इस बार, अब आएगा डेरिवेशन में, और डेरिवेशन का नाम डाल लो
potential energy inside a stretched wire और बार और कुछ भी बोलो, ठीक है। ओके, हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज देयर इज अ रॉड और बार, कुछ भी ले लो, ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे क्योंकि इंक बर्बाद होगी उससे। ओके, सो एक यूनिफॉर्म है, बेसिकली आपको दिख नहीं रहा होगा यूनिफॉर्म, बट हम मान लेंगे इसको, दिस इज अ यूनिफॉर्म rod of length L, cross sectional area A, and modulus of elasticity is gamma. Okay, these are the things which are going to happen. Okay, so now what we are going to start, अपन लोग इसमें कुछ सोचने वाले हैं। मैंने इसको एक्सपेंड किया कुछ फोर्स लगा के, ओके, इसको इंक्रीज किया इसकी लेंथ को, ओके, और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होके थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर लूँ क्योंकि मेरे को एक और फिगर बनानी होगी। इसको मैंने डेल एल इंक्रीज़ किया, ओके, द इंक्रीमेंट इज द डेल एल। यू कैन राइट डाउन द थ्योरीज, लेट अस कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड यंग्स मॉडुलस गामा, ठीक है, एंड बस इतनी चीज़। और वी आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स एफ, ओके, ड्यू टू विच there is a final change in length is delta L in the bar. So what will what will be the work done by the force F? Okay, work done by the force F. You will say कि भाई यदि आपने सर फोर्स F लगाया है, इस पे F फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा L, तो F इंटू L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी द वर्क डन। बट ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे यार। देखो सब लोग इधर ध्यान दो जरा, मेरे को बताओ गामा का फॉर्मूला क्या था, एफ एल बाई ए डेल्टा एल। इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, सो दिस विल बी लाइक दिस, ओके, गामा इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, एल इज अ कांस्टेंट, द थिंग इज वेरिएबल इज डेल्टा एल, ओके। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ, ओके। अब यदि किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो तो अचानक से तो करने की ऐसे तो नहीं होने का, धीरे धीरे होता है इंक्रीमेंट, ऐसे तो नहीं होता। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं, मतलब लॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ऐसे नहीं कर रहे हो कि मजाक चल रहा है कुछ ही कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे इंक्रीज कर रहे हो धीरे 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 धीरे, इतनी धीरे इंक्रीज कर रहे हो कि लाइक देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए हमने बेसिकली यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस, ओके। वेलोसिटी है ही नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो भी एनर्जी है वो किस में आएगी, पोटेंशियल में आएगी। सो अपन लोग बहुत धीरे 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 जा रहे हैं, ओके। सो जरा बताओ मेरे को कि यहाँ पे 3 स्टेज आपको दिख रही है, ओके, 3 स्टेज दिख रही हैं जहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू 0, एक जगह डेल्टा एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक जगह डेल्टा एल की वैल्यू बहुत एल है, एक जगह मैंने इंटरमीडिएट स्टेज ले ली जहाँ पे वैल्यू x है, ठीक, ये F3, ये F2, ओके। नाउ टेल मी ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ईच अदर, F1, F2, F3, क्या एक दूसरे के इक्वल होंगे? सोचो, नहीं होंगे, बिकॉज in the all 3 cases there is a change in length is different, here 0 is here x is here delta L, so if force is directly proportional to the L, there should be force 0, इधर फोर्स x के प्रोपोर्शनल होगा मतलब कुछ कम होगा, यहाँ पे डेल्टा L के प्रोपोर्शनल होगा मतलब ज्यादा होगा। यदि डेल्टा L को और इंक्रीज कर दूं तो फोर्स और इंक्रीज करना पड़ेगा। सोचो जरा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो। यदि आप किसी भी रबड़ को इंक्रीज करते हो और यहाँ पे आके रुक जाते हो, ओके, यदि आप इसको और इंक्रीज करना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द फोर्स, यू हैव टू इंक्रीज द फोर्स, यू हैव टू इंक्रीज द फोर्स, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और नाउ यू वांट टू कम बैक, यू हैव टू डिक्रीज द फोर्स, डिक्रीज द फोर्स, डिक्रीज द फोर्स। द थिंग इज दिस कि द फोर्स इज अ वेरिएबल थिंग। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बस कि फोर्स इज अ variable, so we can't find the value of
वर्क डन और द पोटेंशियल एनर्जी बाय इट्स फॉर्मूला। अपने को क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो हमेशा करते हैं। क्या पढ़ना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा dx, ओके dx लेना पड़ेगा और उसके रेस्पेक्ट में अपन लोग 0 से डेल्टा एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। काम खत्म। जरा यहाँ पे हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से इस जगह f2 की वैल्यू क्या होगी। अब जरा मैं f2 f3 हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब समझ चुके हो आप लोग यार, ठीक है। तो f है, तो जरा f की वैल्यू इंटरमीडिएट स्टेट पे क्या होगी, जरा x है डेल्टा एल के इक्वल इस समय, ओके। सो f a by l into x, this will be the intermediate state of force, okay। so now मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको लिटिल बिट इंक्रीज किया, हल्का सा इंक्रीज किया विदाउट चेंजिंग फोर्स, ओके, बहुत ही हल्का सा डेल्टा एक्स और इंक्रीज कर दिया इसको, या डी एक्स बोलो, इसको कितना इंक्रीज किया और डी एक्स, ओके। जैसे हमने स्प्रिंग में किया था ना, टक और छोड़ दिया, वैसे ही कुछ किया हमने यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भी हमने वही चीज़ कर दी, इसके साथ छोटा सा इंक्रीमेंट दिया और छोड़ दिया, ओके। फोर्स चेंज नहीं हुआ, इससे फोर्स चेंज नहीं हुआ, इसी फोर्स पे बहुत ही हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, स्मॉल डी एक्स, ओके। लेट अस कंसिडर देयर इज एन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके लिख दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ड्यू टू द फोर्स F, ओके। कई सारे टीचर बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ना फोर्स, ये इससे बड़ा होगा हमेशा, इसलिए थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लगाना होगा इसी फोर्स पे, ओके, जिससे कि एक छोटा सा वर्क डन हो जाएगा dw। तो वैसे बोल दो, तरीके हैं देखो समझने के, बस बच्चे हो आप लोगों को समझ में आना चाहिए किसी भी स्थिति में। मैं सिंपल बोलता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीमेंट दो इसको, बस हल्का सा ऐसे अड़ा दो, फोर्स नहीं बढ़ाया आपने, डिस्टेंस दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, फोर्स नहीं बढ़ाया। तो फोर्स तब बढ़ेगा ना जब एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स तब बढ़ेगा जब एक्सेलरेशन आ जाएगा। आपने इतनी धीरे बढ़ाया, इतनी धीरे फोर्स लगाया कि एक्सेलरेशन बढ़ा ही नहीं, इंक्रीज ही नहीं हुआ एक्सेलरेशन, और आया ही नहीं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नहीं आया तो फोर्स ही नहीं चेंज हुआ, जो फोर्स कंटिन्यूस लग रहा था वही लगा इस छोटे से x से dx में, बस, ओके, x से x प्लस dx में। सो नाउ देयर इज अ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, सो देयर इज अ छोटा सा वर्क डन dw, यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ f, सो दैट इज x dx, ओके। नाउ यू आर गेटिंग द थिंग्स। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल वर्क डन, इन ऑर्डर टू फाइंड द total work done, what we have to do, we have to integrate it, dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से w तक। शुरुआत में वर्क डन 0, लास्ट में w मान लिया, हाँ वी कैन डू दिस, ओके। सो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो गामा ए एल एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक होगा इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स, एक्स का हो रहा है ना, एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके डेल्टा एल तक। भाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, यहाँ से शुरुआत है, 0 से शुरुआत है, कहाँ तक जा रही है, डेल्टा एल तक, लिमिट दिख गई आपको, गामा ए बाई एल। पता है जब मैं 12th में था, एक्स का डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन याद है ना, x²/2, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो मैं फिजिक्स में बस इसी चीज़ से डरता था, लिमिट कहाँ से आ गई, इंटीग्रेशन तो मैं कर दूंगा, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, ओके, बट लिमिट कहाँ से आ गई मैं समझ ही नहीं पाता था, और हमारे टीचर ऐसे थे कि वो समझाते नहीं थे। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं फिगर को, हटा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे थे टीचर ऐसा नहीं था कि उनके पास नॉलेज की कमी थी, उनके पास टाइम की कमी थी, बड़े बिजी आदमी थे। ओके, सो इंटीग्रेशन से मुझे डर लगता था फिजिक्स में, मैथ्स में नहीं। ओके, मैथ्स का तो उड़ा रखा था मैंने। सो गामा ए बाई एल, दिस इज x²/dx। इसको मैं क्रॉस को हटा दे रहा हूँ, पॉइंट लगा दे रहा हूँ, कभी बोलने लग जाओ सर ये x कहाँ से आ गया। कई बच्चे बोलते मेरे को, अरे यार x नहीं है, क्रॉस लगाया मैंने यार, इतना तो देखो, थोड़ा सा पीछे से देखा करो। आप कन्फ्यूज़न मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछते हो जिस पे मुझे हंसी आती है और फिर गुस्सा भी आता है। हाँ,
मैं बता देता हूँ, वो बात अलग है। सो डेल एल का स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट -0 रखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज गामा ए बाई एल इंटू डेल एल का स्क्वायर, डेल एल का स्क्वायर। ओके, और 2 भी है भाई साहब, भूलना हो मत। ओके, सो दिस इज वर्क डन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिख दो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, लिख दो। W किसके इक्वल होता है? डेल यू के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। We can't find actual potential energy of a body, we just find the change. Okay, always we find the change by L, हाफ इधर लगाओ। ओके, डेल L इंटू डेल L, ऐसे लिख दूँ क्या? डेल L का स्क्वायर, गामा ए डेल L बाई L। व्हाट इज दिस? दिस थिंग इज व्हाट? जरा सोचो, सारी उम्र में जोकर सा बढ़िया रहा। सोचो जरा क्या है ये? दिस इज फोर्स F इंटू L by half. This is the U. This is the U. समझ में आया क्या? आया ना? It was a easy thing. It wasn't. बहुत easy था यार, बहुत easy था। चलो, समझ में आ गया? ओके, सो अभी और कुछ करें इसमें? ओके, सो अपन लोग एक काम कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं? कौन आया भाई? 3 देर पी करता गया। ओके, सो गामा की वैल्यू क्या होती है? जरा ऊपर से देखो, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना होगा। ओके, गामा का फॉर्मूला क्या होता है? जरा देखो, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। गामा का फॉर्मूला रखो यहाँ पे। ओके, कुछ रखने से मिलेगा क्या फ़ायदा? मैं चाह रहा हूँ कि एक फॉर्मूला बनाऊँ, डेल एल स्ट्रेन कट जाएगा, ए डेल एल बचेगा। ओके, ए डेल एल से मैं क्या कर लूँगा? कद्दू? नहीं, कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ए डेल एल बच जाएगा। हो गया, ठीक है, यहीं छोड़ दो इसको। यहीं छोड़ दो इसको। आपको यदि इसको कुछ आगे एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। आप क्या नाम जो है, एफ की फॉर्मूला रख दो यहाँ से, गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, या फिर यार एक फॉर्मूला इसका बनता है, आप देखना, बना के खुद से बना के देखना। अभी मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। ओके, गामा इंटू ए डेल एल, मेरे को स्ट्रेस बनाने का है। स्ट्रेस कैसे बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया, तो दिस इज द थिंग इज फोर्स अपॉन एरिया करूँ मैं इसमें, तो मुझे एरिया से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फोर्स अपॉन एरिया, ये सिग्मा हो जाएगा डेल एल। ओके, दिस इज डेल यू। ये हो गया सिग्मा, रुको जरा, सिग्मा हो गया। ओके, एक काम करो, एल से मल्टीप्लाई करो, एल से डिवाइड करो। व्हाट इज़ दिस? बन गया फॉर्मूला। बस मैं चाह नहीं रहा था, आलस कर रहा था। कुछ चीज़ रुकती थोड़ी है यहाँ पे। डेल एल बाई एल क्या है? स्ट्रेन। ये क्या है? लेंथ इंटू एरिया। व्हाट इज़ दिस? वॉल्यूम। दिस इज क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को नीचे भेज दो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। समझ में आया कैसे किया मैंने? पहले ए से मल्टीप्लाई डिवीज़न कर दिया, फिर एल से मल्टीप्लाई डिवीज़न कर दिया। डेल्टा एल अपॉन एल हो गया स्ट्रेन, एफ अपॉन एरिया हो गया स्ट्रेस, ए इंटू एल बचा, उसको हमने क्या कह दिया? वॉल्यूम। वो बेसिकली वॉल्यूम ही होता है, तो वॉल्यूम को नीचे भेज दिया हमने, इसको बोल दिया वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्ट्रेन। ओके, यहाँ से आप स्ट्रेन की वैल्यू भी रख सकते हो या सिग्मा की वैल्यू भी रख सकते हो। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा? क्या होगी सिग्मा की वैल्यू? गामा इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले पे आपको मेंस के लेवल पे न्यूमेरिकल अच्छे मिल जाएंगे। ओके, और कुछ हम बोर्ड के न्यूमेरिकल करें तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन पॉइजन्स रेशियो। ओके, और उसमें बात हो रहेंगे। तो भाई कोरोना से बच के रहो, ठंडी आ चुकी है तो कपड़े वपड़े भी पहन के रहो अच्छे से, मस्त हीरो बन के। ठीक है, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। सही से रहो, अच्छे से रहो, तबीयत का ध्यान रखो, और थैंक यू एवरीवन।